क्या आप संविधान को पूरी तरह कॉलोनियल मानते हैं कि औपनिवेशिक है, कि वो एक ज़ेरॉक्स कॉपी है जो ब्रिटिश सोच के बाद बनी, या आप उसको पार्ट में मानते हैं, या आप मानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ओरिजिनल नहीं रहा? उनकी सोच में ये थी कि भारत के लोग अभी डेमोक्रेसी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी के लिए तैयार करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 to 4 डील करा है यूनियन स्टेट से, आर्टिकल 5 to 11 डील करा है सिटीजनशिप से, 11 to 35 फंडामेंटल राइट्स और 35 to 51 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो आपका जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में संविधान का उद्देश्य, उसकी समझ, उसकी स्पष्टता, उसकी क्या गोल्स, आइडियल्स, वही डिक्लेयर हो रहा है। उन चारों पार्ट में आपको क्या लगता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वो उस तरह से कॉलोनियल लीगेसी को फॉलो वो कर रहा है, या उसमें भी तो ये बताया गया है कि डेमोक्रेटाइजेशन होगा या बात पहुंचेगी? एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है जिसमें पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे सब कुछ भी डिवॉल्व कर दिया, तो इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स ये तो रहेगी, ठीक है। तो इसमें कॉलोनियल या नॉन कॉलोनियल की बात नहीं आती। क्या इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट में आपको लगता है स्टेट ज़्यादा पावरफुल है बरक्स इंडिविजुअल्स के? देखिए, हमारे इंडिया में मैं आज कहता हूँ स्ट्रेट फेस टू यू दीपक, स्टेट ज़्यादा पावरफुल है। बट हम जब आज़ाद हुए, हम एक बड़ा प्रैग्मेटिक डिसीजन लिए कि इंपीरियल पुलिस सर्विस का नाम बदल दिया, इंडियन पुलिस सर्विस बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 में डाल दिया एज एन ऑल इंडिया सर्विस। नाम बदल दिया था? नाम बदल गया, पर नाम बदलने की प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है। ये नहीं तो हिंदू महासभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती थी? पहला प्रोविजन, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। पर एटलीस्ट सावरकर के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संघ परिवार के एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन है जो संघ परिवार के लोगों ने खुद स्वयं लिखे, उसमें भारत की हिंदू राष्ट्र बनने की कोई संभावना नहीं है। अगले 1 मिनट में आपसे मैं जो कुछ कहूं उसे जीके के सवाल की तरह रट जाइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इन दोनों के बीच में एक साम्य है। साम्य ये कि 3 बरस की मशक्क़त, मेहनत, मुबाहिसे, मजलिस के बाद जो संविधान तैयार हुआ था, वो संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के से बहुत ज़्यादा लिया गया था। हिंदू महासभा का जो संविधान था वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे आज के किताबवाला के मेहमान का दावा है। मेहमान जिनका नाम है ऑर्घ्यो सेन गुप्ता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, वहाँ के रोड्स के स्कॉलर रहे हैं, अभी विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के डायरेक्टर हैं, 2013 से भारत में ही काम कर रहे हैं। उनकी एक नई किताब आई है, द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे जगरनॉट पब्लिकेशन ने छापा है। इस किताब की मोटा मोटी 2 स्थापनाएं हैं। पहला कि ये किताब एक नई तरीके से संविधान को देखने की मांग करती है। ये किताब ये कह रही है कि आप भारतीय संविधान जिस तरीके से बना, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बना, पार्टीशन में, ब्लडशेड में, उसके बाद आप ये समझिए कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा कॉलोनियल है या हाफ कॉलोनियल, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, ये किताब ये भी मांग करती है कि अब हमें एक नए संविधान की, भले ही न सही, नए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ की ज़रूरत है। तो हम समझेंगे कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ कैसे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग हैं, मेरे और आपके जीवन में संविधान का क्या रोल है, उसे कैसे हम अलग कर सकते हैं। तो इस पर तफसील से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। नमस्कार दीपक। पहले बुनियादी शुरुआत में ही, आपकी किताब का टाइटल है द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज डिफेंड दिस टाइटल इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस कि क्या आप संविधान को पूरी तरह कॉलोनियल मानते हैं, कि औपनिवेशिक है, कि वो एक ज़ेरॉक्स कॉपी है जो ब्रिटिश सोच के बाद बनी, या आप उसको पार्ट में मानते हैं, या आप मानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ओरिजिनल नहीं रहा? देखिए, कॉलोनियल 3 टाइप की चीज़ के बारे में हम जिसको कॉलोनियल बोल सकते हैं। पहली बात यह है कि किसने बनाया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बनाया खुद के लिए, तो ये अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया, तो एक्चुअली किसने बनाया में, ये तो कॉलोनियल है नहीं। दूसरी बात, किस टाइम पे बना गया, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं बना गया, हम आज़ाद हो गए थे, 1950 में बना गया, सो इस टाइप में भी हम कॉलोनियल नहीं हैं। पर तीसरी बात जो है, इसकी सोच क्या थी, और इसकी सोच थी कि एक बड़ा स्टेट मशीनरी जो, और सिटीजन्स नीचे, मतलब स्टेट ऊपर और सिटीजन्स नीचे। और ये जो सोच है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सोच मैं कहता हूँ कॉलोनियल है। और ये कहना, ये नहीं है कि मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या असम्मान कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाए, इनके इरादे तो बिल्कुल सही थे। इनके इरादे ये थे कि भारत की अग्रगति हो, भारत की प्रगति हो, आगे बढ़े। बट वाई डिड दे चूज अ कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन? उनकी सोच ऐसी थी
कि इफ इंडिया इज गोइंग टू बी ग्रेट, फिर द इंडियन स्टेट मस्ट बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ आवर लिबर्टी। उनकी सोच में ये थी कि भारत के लोग अभी डेमोक्रेसी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी के लिए तैयार करना पड़ेगा। और अगर हम कैसे तैयार करें कि हम स्टेट को बहुत सारे पावर्स दे दें, स्टेट को हम पावर्स दे लॉ एंड ऑर्डर रखने की, स्टेट को हम पावर्स दे इकोनॉमिक एरिना में, पॉलिटिकल एरिना में, सोशल एरिना में, कल्चरल एरिना में, जिसलिए हम देखते हैं कि आज के ज़माने में भी सेडिशन लॉ हमारे पे इसमें हमारे कानून व्यवस्था में मौजूद है, हमारे पास ऑब्सीनिटी लॉ अभी भी मौजूद है, गुंडाज एक्ट हर स्टेट में पास किया जाता है जिसमें स्टेट पुलिस वाले घर में घुस सकते हैं। तो ये जो एक सोच थी कि द इंडियन स्टेट विल लीड पीपल टू ट्रू डेमोक्रेसी, ये सोच कॉलोनियल है और यही मेरा कहना है। नहीं, पर इसके जो कॉन्टेक्स्ट में तर्क दिया था वो ये दिया जाता है कि साहब 47 में पार्टीशन आपका हो चुका था, ब्लडशेड हो रहा था, राइट्स हो रहे थे, लोग अपने घरों से उजड़ रहे थे। उस बीच में अगर आप एक मजबूत सेंटर ना रखते 565 रियासतों को एकीकृत करने के लिए, तो शायद ये बहुत मुश्किलात हो सकती थी भारत को एक रखने के लिए। नहीं, देखिए ये बात ये नहीं है कि आप मजबूत सेंटर रखें या सेंटर को बिल्कुल वीक कर दें, दैट्स नॉट रियली द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि हम कितना पावर लोगों के पास डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे देश में 2000 साल से पंचायती राज की एक परंपरा चली हुई है। भला बुरा ये दूसरी बात है, पर है तो सही कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसकी मांग अब बहुत 1990 के बाद ये बहुत दोबारा भी आया है कि पावर शुड गो डाउन, डिवॉल्व टू द पीपल। 73rd and 74th अमेंडमेंट, 1993, 1992। एग्जैक्टली। सो डिसेंट्रलाइजेशन की मांग अब सब करते हैं। तो ये जो बात है कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहा था, जब बन रहा था, तब हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचे। हम सोचे कि नहीं, दिल्ली में ज़्यादा पावर रहने चाहिए, बिकॉज एज यू राइटली सेड कि बंटवारा हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सिचुएशन थी, तो हमें लगा कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। बट स्ट्रॉन्ग सेंटर डज नॉट मीन एन एक्सक्लूसिव सेंटर, मतलब कि सेंटर के पास मैक्सिमम पावर्स दिया जाए, स्टेट के पास कुछ पावर्स और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं। बट दैट इज द सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। एंड कारण तो था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत था, ये बोलना ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये सही गलत इस नज़रिए से हम ठीक देख नहीं पाएंगे, और अगर ऐसे देखेंगे तो ये गलती होगी कि वो सब ठीक था, ये सब गलत था। ऐसे नहीं होता है, बाइनरी में नहीं बनाइए कि ये ब्लैक था ये वाइट था। और अब 75 साल होने वाला है, और हम हमारे देश में भी 75 साल से हम डेमोक्रेसी चल रही है, हमारे खुद के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। तो अब ये एक्सपीरियंसेस क्या कहती है, अब कहती है कि थोड़ा सा हमें अब सोचना चाहिए कि कैसे हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि अब तो लॉ एंड ऑर्डर, अब तो बंटवारे की सिचुएशन नहीं है थैंकफुली, बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर प्रोविजन सर्व देयर पर्पस। तो हमें अब सोचना चाहिए कि ये स्टेट की पावर कैसे थोड़ा सा हम कम करें, राज्य को थोड़ा कम शक्तिशाली बनाएं। मतलब कम शक्तिशाली, अगर फिर कहने से लोगों को लगता है कि हम उसको एकदम कमजोर बना रहे हैं, करने की बात नहीं, पर हम लोगों के पास लोगों की काबिलियत बढ़ाए और लोगों के पास खुद करने की, विदाउट इंटरफियरेंस फ्रॉम द स्टेट। मैं यहीं पर आपसे इंगेज करना चाहता हूँ। पहली बात में कि आपने कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को या गांव की पंचायतों को उस तरह से अधिकार नहीं दिए गए थे। जो अंबेडकर का पूरी स्कॉलरशिप है, उसमें बार बार ये बात आती है कि जाति जो बहुत बड़ी समस्या है और भारतीय गाँव में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, आज भी प्रेवलेंट है। मतलब हमारे अभी चुनाव यात्रा का एक वीडियो गया है ने जो किया, उसमें दलित बच्चे को पानी पीने की समस्या है। तो क्या जाति की समस्या या खाप पंचायतों की समस्या, आज तक खाप पंचायतों की जीन्स और इस तरह के बेवजह के ऑर्डर्स आते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स, तो क्या वो समस्या बहुत ज़्यादा नहीं फैल जाती? और दूसरा इसी में सवाल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआती हिस्सा देखें, आर्टिकल 1 to 4 डील करा है यूनियन स्टेट से, आर्टिकल 5 to 11 डील करा है सिटीजनशिप से, 11 to 35 फंडामेंटल राइट्स और 35 to 51 आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो आपका जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में संविधान का उद्देश्य, उसकी समझ, उसकी स्पष्टता, उसकी क्या गोल्स आइडियल्स, वही डिक्लेयर हुआ है। उन चारों पार्ट में आपको क्या लगता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वो उस तरह से कॉलोनियल लीगेसी को फॉलो वो कर रहा है, या उसमें भी तो ये बताया गया है कि डेमोक्रेटाइजेशन होगा या बात पहुंचेगी? देखिए, ये 4 पार्ट हम 4 अलग हिस्सों में देखें तो पहली बात ये है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये जो पार्ट है, ये तो इट्स अ डिक्लेरेशन,
और ये तो डिक्लेरेशन जैसे भी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे सब कुछ भी डिवॉल्व कर दिया, तो इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स ये तो रहेगी, ठीक है। तो इसमें कॉलोनियल या नॉन कॉलोनियल की बात नहीं आती, ठीक है। दूसरी बात कि स्टेट फॉर्मेशन, अब रिसेंट एग्जाम्पल देखें, अब जम्मू कश्मीर की एग्जाम्पल देखें, वो तो आर्टिकल 370 का था, चलिए थोड़ा सा अलग किस्म का था। बट आप तेलंगाना और आंध्रा की एग्जाम्पल देखिए, जब तेलंगाना और आंध्रा दो अलग स्टेट हो गए, कैसे हुए? तेलंगाना और आंध्रा के लोगों की सहमति नहीं थी इसमें, ये तो सेंटर से हुआ, पार्लियामेंट से हुआ। प्रोटेस्ट था तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए, पूरे तेलंगाना का प्रोटेस्ट था, बट लेजिस्लेटिव असेंबली which was dominated by Andhra, the legislative assembly's views were not binding on the parliament। ये हमारे आर्टिकल 2 और 3 में नहीं, रेटिफिकेशन नहीं है, 2 और 3 में लिखा है कि अगर स्टेट एक नया स्टेट बनाना है और स्टेट या फिर स्टेट की डिवीजन करना है, तो एक्चुअली इट्स अ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। ये क्यों कहा गया? बिकॉज इन द माइंडसेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स द यूनियन वाज सुपीरियर टू द स्टेट्स। यूनियन को ज़्यादा पावर देना चाहिए। नाउ अगेन, ये सही गलत की बात नहीं है, बट ये है एक आइडिया कि हम जितना पावर लोगों से दूर दिल्ली में लेकर जा सकते हैं, उतना देश के लिए बेहतर है। नाउ ये एक्चुअली एक डिबेट है कि ये सही है या नहीं है, दिल्ली से हम कितना कर सकते हैं। चलिए, ये दूसरी बात है। सो दैट्स अबाउट पार्ट 1। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स की पार्ट, जो माइटी स्टेट को चैलेंज करने के लिए, उसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लाए गए। हाँ, बिकॉज देखिए एक्चुअली ये अभी फंडामेंटल राइट्स के पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो अब 75 साल में आप देखें, तब बंटवारे के टाइम ऑब्वियसली हमारे देश में बहुत सारे हम डाउट्स थे कि इंडिया एकजुट रहेगी कि नहीं रहेंगी, क्या होगा, साउथ के स्टेट्स क्या अलग चले जाएंगे, बहुत सारे सवाल हमारे मन में थी। पर आज अगर हम देखें तो थैंकफुली हमारे कोई नहीं कह रहा है कि किसी पार्ट इंडिया से अलग हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन बने, एंड गॉड फॉरबिड ये सिचुएशन ना आए, मेरा मानना है ये आएगा जब थोड़ा सा ज़्यादा हम सेंटर से अपना विल इम्पोज करें कि हम एक भाषा, अब हम एकजुट, ये यूनिटी की बात अगर हम ज़्यादा करें, तभी चांस है कि कोई स्टेट्स बोले कि नहीं, मुझे इसमें नहीं रहना है। जैसे मैं बंगाल से आता हूँ, मैं हिंदी में ये बात कर रहा हूँ, मैं कभी हिंदी नहीं पढ़ा, पर मैं बॉलीवुड की मूवी देखता था तो हिंदी थोड़ा बहुत तो चलिए आपकी श्रोताओं मेरे गलतियों को माफ़ कर देंगे, पर बंगाली हूँ तो मेरा हिंदी चलिए लगभग चलती रहती है, पर मैं हिंदी बोलता रहता हूँ। पर अगर मुझे कोई कहे कि नहीं सिर्फ हिंदी में बात करना है, तब मुझे तो मेरे अंदर की बंगाली जाग जाएंगी, बोलेगा कि नहीं, मुझे नहीं करना है। तो जैसे तो हम अब 75 साल हो गया है, हमें थोड़ा सा इस बारे में धैर्य रखना है कि ये हम ज़्यादा जल्दी हम देश को एक बना, सबकी एक यूनिफॉर्म होमोजेनियस बनाने की कोशिश ना करें। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आप बात की, फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरा मानना है। बट अगर आप फंडामेंटल राइट्स की चैप्टर देखें तो हर राइट के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस है, जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट को पावर देती है। जैसे लीजिए आप आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट वो भी राइट जो एकदम फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, वो राइट भी आप देखेंगे आर्टिकल 22 में 22 इज द पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब पुलिस नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो 21 में ही लिखा है, बट 22 इज एन एक्सेप्शन टू 21, जहां पे पुलिस किसी को भी, आपके, मुझे, कैमरा पर्सन को, किसी को, आपके श्रोताओं को घर पे आके विदाउट अरेस्ट, विदाउट चार्ज, विदाउट FIR लेके पुलिस स्टेशन में बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस को लगता है कि आप शायद कुछ करने वाले हैं, उस पर कुछ सबूत की ज़रूरत नहीं है, कुछ एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और ये एक सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है। आप अगर आंकड़े देखें, 2021 के आंकड़े देखें, इंडिया में 58 लाख पीपल वर अरेस्टेड अंडर IPC एंड अदर ऑफेंसेस। अरेस्ट का मतलब FIR हुआ, कुछ चार्जशीट बना और पुलिस ने अरेस्ट किया बिकॉज देयर वाज सम क्राइम दैट दे कुड हैव कमिटेड, दैट दे वर अलेजेड टू हैव कमिटेड। बट आरोप था कि शायद आरोप था कि कुछ किया है, तो FIR कुछ जांच फांच करने के बाद उनको अरेस्ट किया। सो 58 lakhs, but 86.8 lakh people were detained in this country in 2021। मतलब कुछ आरोप नहीं थी, कुछ FIR नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब पुलिस सिर्फ उठा के लेके फेंक दिए। ठीक है, शायद किसी को 1-2 दिन के लिए फेंके, वो दूसरी बात है, पर पुलिस ये कर सकती है डिस्पाइट अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन
ऑलवेज स्ट्रक दिस काइंड ऑफ बैलेंस कि हम इंडिविजुअल्स को राइट दे रहे हैं पर उसके साइड बाय साइड हम स्टेट्स को भी काफ़ी पावर दे रहे हैं, एंड दिस अगेन इन माय व्यू इज अ रेमनेंट ऑफ कॉलोनियल थॉट। ठीक, और अब एब्सोल्यूट ब्लंट नोट, क्या इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट में आपको लगता है स्टेट ज़्यादा पावरफुल है बरक्स इंडिविजुअल्स के? देखिए हमारे इंडिया में मैं आज कहता हूँ स्ट्रेट फेस टू यू दीपक, स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट 100% ज़्यादा पावरफुल है देन द इंडिविजुअल टुडे। अब हम 75 साल हो गए, नॉट वन गवर्नमेंट, अब हम बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट ये आईपीसी को चेंज किया, ये किया, इसको डीकॉलोनाइज किया, बट नॉट वन गवर्नमेंट, वेदर दिस गवर्नमेंट और प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट्स, नॉट वन गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू रिमूव द लॉ अगेंस्ट सेडिशन। क्यों? क्योंकि स्टेट ज़्यादा पावरफुल है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट तो 1962 में अपहोल्ड किया इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, केयर सिंह के वो लाया भी तो वैसे गया था ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिस तरह से आया है और वो पूरी बहस उस वक्त हुई है और हाँ, सो ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ही आपको पता लगता है कि ये सिर्फ नेहरू और मोदी की बात नहीं है, ये स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल की बात है कि स्टेट कभी भी खुद की पावर को कम नहीं करना चाहता है। दिस इज नेचुरल इन पॉलिटिकल थियोरी। सो द पॉइंट इज दैट हमारे स्टेट ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हम कर सकते थे, बट वहाँ पे हम एक बड़ा सा एक फाइन बैलेंस मेंटेन करके चले। ठीक है, वही एक मौका था मेरे ख्याल से जब हम इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, पर चलिए वो दूसरी बात है वो पे। और लास्ट पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्चुअली बहुत ओरिजिनल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ओरिजिनल इसके लिए नहीं कि ये दूसरी जगह पे नहीं था, लेकिन लाए तो दूसरी कंट्री, हाँ बहुत सारे कंट्री से इधर से उधर से लेके आए, इंडियन के काफ़ी हमारे एक्सपीरियंसेस को भी लाए इसमें, गांधी जी के प्रोहिबिशन, काउ स्लॉटर प्रिवेंशन, बहुत सारे विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, बहुत सारे आए। बट मैं इसलिए कहता हूँ कि ये प्रोविज़न भी कॉलोनियल है कि एक दूसरे नज़रिए से आप देखें कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग इंडिया एन इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये अंबेडकर जी ने काफ़ी बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि ये सब मानव अधिकार की कोई मतलब ही नहीं है अगर आदमी भूखा है, पहले आदमी की पेट भरो फिर उसके बाद हम अधिकार के बारे में। भजन गोपाला तो यही बात है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यही है कि हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे बनाया जाए। पर उस टाइम पे अगर आप देखेंगे प्रोविजंस और वो डिबेट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ, सवाल ये था कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स कैसे करें, कोर्ट में जाके करें या कैसे एनफोर्स करें। तो ये डिबेट बड़ा ही टेक्निकल एक डिबेट हो गया था कि जिसको हम लॉयर्स बोलते हैं जस्टिशियबिलिटी। हाँ, इसमें हम जाना ही नहीं चाहते कि कितना हम इसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एक अधिकार का हनन हुआ है तो आप कोर्ट जा सके। जैसे मान लीजिए अभी आपको पुलिस अरेस्ट कर ले तो हेबियस कॉर्पस और इस तरह के प्रोविजंस का आप इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कोर्ट में वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं अपनी पिटीशन, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं आसान भाषा में से। एग्जैक्टली। और पर ये क्यों है? हमको ऐसे सोचना चाहिए था कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर इतने ही महत्वपूर्ण है कि ये आदमी के पेट भरेगा, तो हमें दूसरे तरह के इसके बारे में सोचना चाहिए था कि कैसे गवर्नमेंट्स, वेदर सेंटर, स्टेट, पंचायत, जो भी हो, कैसे इनको अपनी ड्यूटी के हिसाब से ले कि ये पूर्ण करना हमारा ड्यूटी है। बट ये ऐसे हमने नहीं सोचे। ये डिबेट एक बड़ा ही लीगलिस्टिक टाइप का डिबेट हो गया और इसके कारण हुआ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे वो वकीलों से भरे हुए थे। सो ये डिबेट एक्चुअली एक बड़ा एक कॉशियस, ये जो प्रोविजन एक्चुअली ओरिजिनल प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डिस्कशन भी बड़ा एक कंजर्वेटिव, एक अंग्रेजी पार्लियामेंट के टाइप का डिबेट हो गया। ये चार कारण। दो किताबें आपको रिकमेंड कर देता हूं जो सर ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और सेडिशन की बात करी। एक तो है अ कॉन्स्टिट्यूशन टू कीप, रोहन जी आल्वा की, वो हार्पर कॉलिंस छपी, हमने उस पर किताब वाला भी किया था। दूसरी है सेडिशन के ऊपर 16 स्टॉर्मी डेज, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, वे 16 दिन, त्रिपुरदमन सिंह की किताब है और पेंगुइन ने इसको छापा है। तो दोनों किताबों से आपकी समझ थोड़ी और समृद्ध होने के चांसेस रहेंगे। एक कट टू कट सवाल, क्योंकि इसका मुझे कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है, इसलिए क्या भारत के संविधान में जो भी मूल प्रिंसिपल लगाए गए, जो भारत के संविधान का डिफेंडेंट जो मेजर स्कॉलरशिप आती है ग्रैन्युल ऑस्टिन की, उनकी किताब जरूर पढ़िएगा, ग्रैन्युल ऑस्टिन की कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जी, उस पर। तो वो ये आता है कि साहब हमने अपना संविधान बनाया पर हमने भारत की ज़रूरतों के आधार पर अपने संविधान को तैयार किया। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हमको जो घर मिला था हमने उस घर को तोड़ने के बजाय, जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत था, हमने उसके बाद पर्दे वर्दे चेंज कर दी, डेंटिंग चेंज कर दी? मतलब बेसिक आर्गूमेंट क्या है कि हमें घर तोड़ना चाहिए था? नहीं, देखिए आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि घर तोड़ना चाहिए था ये नहीं, या फिर पर्दा बदलना था कि नहीं। हमें सवाल ये करना चाहिए था हमें
कि कैसा घर चाहिए, हमें एक बंगलो चाहिए, हमें एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, हमें एक मड हट चाहिए, क्या चाहिए हमें, ये पहला सवाल है। हमारे पास तो एक ब्रिटिश की बनाया हुआ एक घर थी, हमने उस पर बहुत काम किया। ये नहीं कि हम सिर्फ पर्दा चेंज कर दिए और थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर दिए, ये नहीं है, हम बहुत काम किए वो घर को हमारे खुद के लिए हम उसको रेडी किए। एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम। बट बात है कि वो बिकॉज वो टाइम ऐसा था, जैसे आप शुरू में आप इसकी जिक्र किए कि 46 से 49 ये 2 से 3 साल के बीच ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये टाइम बहुत शॉर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। 9 दिसंबर 1940 से 26 नवंबर 1949 था। एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फर्स्ट अमेंडमेंट्स ये पूरा 13 साल लगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगती है, ठीक है, पर हम उस टाइम पे बिकॉज हमें देश चलाना थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से देश चल रहा था, तो हमें कुछ चाहिए थी, थोड़ा जल्दी में चाहिए थी, तो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और अमेंडमेंट का प्रोविजन ईजी कर दिया कि ठीक है अगर कुछ बदलना है तो हम बाद में बदल देंगे। ये मेरे एक नॉर्मल टाइप की सोच है। पर इसलिए हम ये बेसिक सवाल नहीं किए कि किस टाइप की घर चाहिए हमें। ये जो घर थी उसके ऊपर हमने चेंज वेंज करके हमारे लिए रेडी कर दी। और ये मेरा बुक यही कहती है कि दिस इज द ओरिजिन स्टोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्ड द फंडामेंटल क्वेश्चन, ये भी नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के इरादे गलत थे, बिल्कुल ही नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के इरादे बिल्कुल सही थे और उस टाइम पे हमें लगता था कि देश कैसे आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगी अगर हम ये कॉलोनियल मॉडल लेके इसको हम इंडियनाइज कर देंगे। यही सोच थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स काफ़ी बार बोले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि यू नो नाउ दैट द गवर्नमेंट इज रन बाय इंडियंस, इट विल बी रन फॉर इंडियंस। हाँ, ये बोल भी चुके हैं। बट देखिए बात ऐसे सिंपल नहीं है। हम तो 75 साल से अब गवर्नमेंट इज रन बाय इंडियंस। अब ये सवाल है कि इज इट रन फॉर इंडियंस, मे बी समटाइम्स, मे बी नॉट। ये क्यों है? ये ऐसे नहीं है कि बिकॉज हम लोग खराब हैं, इंडियंस भी। हम बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की एक्सपेक्टेशंस को एकदम डिफाई कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति ऐसी चीज़ है कि लोग, और राजनीति क्यों हम ही देखें, हम कभी कभार खुश होते हैं, कभी कभार दुखित होते हैं, हम कभी कभार सेल्फिश होते हैं, कभी कभार सेल्फलेस होते हैं। हम बहुत सारे मूड्स, इमोशंस, फीलिंग्स हम सब में हैं। भलाई भी है, बुराई भी है। जैसे वो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में गाने में भी था, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। हाँ, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। बिकॉज ये कॉन्ट्रडिक्शंस है हमारे में। तो हमारे राजनीतिक में, नेताओं में भी कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो इट्स नॉट एज इफ कि जस्ट बिकॉज हमारे पास अब पावर है कि अब हम सब देश हित के लिए काम करेंगे। ऐसे नहीं होता है और ऐसे हुआ भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अभी 75 साल हुए हैं और आप जो कहें, हम इस जनरेशन में नए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ के बारे में हमें सोचनी चाहिए। मैं उस सवाल पर लौटूंगा आपके पास में, पर मेरे पास एक बैकग्राउंडर है हिस्ट्री का। आपने कहा कि हमने बहुत जल्दबाजी में, हमारे संविधान निर्माता को बहुत सारा काम था, पार्टीशन, ब्लडशेड, बहुत कुछ हो रहा था। इस बीच में हमने संविधान को बनाने की तासीर रखी। बिल्कुल बहुत पुराने वक्त पर लौट जाते हैं। 1789 फ्रांस की क्रांति हुई। वहाँ पर जाके महिलाओं को राइट्स मिलते हैं 1944 में। 1947 यानी हमारी आज़ादी 3 बरस पहले। 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, वहाँ पे महिलाओं को जाकर राइट मिलते हैं वोटिंग का 1928 में। अमेरिका में 1776 में क्रांति हुई। 1789 में फिलाडेल्फिया कॉन्स्टिट्यूशन आया। अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग राइट मिले जाकर 1920 में। हमने डे 1 पर जब हमने संविधान बनाया, हमारे यहाँ पे महिलाओं को वोटिंग राइट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था। और मुझे अभी भी याद है उस वक्त के टिप्पणीकारों की ये टिप्पणी थी कि हम एक भारत में एक ऐसे संविधान और एक ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे लोग लिटरेट हैं, जहाँ लोगों के पास उन्हें नहीं पता एक्सरसाइज कैसे करना है, वो अपनी विरासत में आए हैं। तो हमने बहुत कुछ अपनी ओरिजिनलिटी का ख्याल रखते हुए, जैसा आपका जो दावा है या आप जो आरोप कर रहे हैं कि हमें ये नहीं पता था मॉडल कैसे बनाना है, उसको मल्टी स्टोरी बनाना है, उसको डबल स्टोरी बनाना है, उसके तो मॉडल था ना हमारे पास। तभी तो हमने महिलाओं को राइट से लेकर के तमाम तरह की चीज़, हमारे पास कास्ट प्रोटेक्शन है, हमारे पास सोसाइटी वैसे इंडिविजुअल की डिबेट बहुत सुंदर है कि आप चाहे अपनी इंस्टीट्यूशन चला लें लेकिन आपको इंडिविजुअल राइट भी मिलेगा। तो ये सब कुछ तो था हमारे पास। देखिए मैं बुक में लिखा भी हूँ, 3 चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो बड़ा ही ओरिजिनल है, बेस्ड ऑन आवर लिव्ड एक्सपीरियंस। माने एक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हाँ सबके लिए, बट विदाउट इनकम क्वालिफिकेशंस, विदाउट प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस। हमारे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी इलेक्शंस हुए, बट इलेक्शंस हुए उसमें इनकम और प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस थे। सो बेसिकली अबाउट 20% ऑफ द कंट्री कुड वोट। ठीक है, सो नंबर 1 इज दैट। नंबर 2 इज एक्चुअली रिजर्वेशन।
Now, reservation is a unique provision in the Indian Constitution and part of our experience of having dealt with caste. और ये इतिहास तो आप सबको पता है, आपके दर्शकों को भी पता है कि पूना पैक्ट के बाद जब हम डिसाइड किए एंड इट बिकेम मेन स्ट्रीम कि रिजर्वेशन होंगी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे, मतलब हिंदू मुसलमान सब जाति एक साथ वोट करेंगे, पर पिछले हुए वर्गों के लिए रिजर्वेशंस हों और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस होंगे. दैट्स द सेकंड थिंग दैट वाज ओरिजिनल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द थर्ड थिंग वाज, जिसकी जिक्र हम पहले किए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो ये तीन चीज थे जो बिल्कुल ओरिजिनल है. हाँ, सो मैं जब ये बुक का टाइटल है द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में एक कहावत भी है इंग्लिश में कि इन इंडिया व्हाट यू से इज ट्रू, इट्स ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू. माने कि जो आप इंडिया में जो भी कहे वो अगर सच है तो उसकी विपरीत भी वो भी सच है. एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति. एक सत्य के विद्वानों ने अलग अलग मानी, अलग अलग इंटरप्रिटेशन. तो यही है कि सर्टेनली एज आई से कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक ओवरऑल सोच है वो कॉलोनियल है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स है जो बिल्कुल ही नॉन कॉलोनियल है और जो बिल्कुल ही बेस्ड ऑन आवर लिव्ड एक्सपीरियंसेस है. ये इतनी स्थापना क्लियर हुई. मैं आपसे दो सवालों पर और चल लेता हूँ आपके साथ में. यहाँ दो नाम आते हैं जो कम से कम जितनी मेरी स्कॉलरशिप थोड़ी बहुत मैंने जो पढ़ाई लिखाई करी पॉलिटिकल साइंस के आस से, BN राव और SN मुखर्जी. BN राव यानी बेलेगर नरसिंह राव, सर से मैम और उसके बारे में तफसील से जानेंगे, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और बेनेगल नरसिंह राव साहब को गांधी लेकर आए थे, वो एडवाइज़र थे उस पूरी असेंबली को, और SN मुखर्जी. तो इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन था सर, क्योंकि अतीत उधड़ने का नाम है. नहीं, सो बेनेगल नरसिंह राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे. जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन ही था. मतलब इट वाज सेटिंग अप पहली बार, हम तो उसके पहले हम पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पर पूर्ण स्वराज नहीं आया, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड फॉर फर्स्ट टाइम कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लेजिस्लेचर में. वैसे कांग्रेस की और बाकी पार्टियों भी उसमें सहमत नहीं थे, पर ये दूसरी बात है कि वो इलेक्शंस लड़े और 9 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई. उस टाइम पे बेनेगल नरसिंह राव को काम ये सौंपा गया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बाकी सारे कानूनों के साथ कैसे हम हार्मोनाइज करें. सो उसके पहले वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे और एक ICS के ब्यूरोक्रेट भी थे. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पहली बार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जब आई, उस टाइम पे जब एक सीरियस इशू उठा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कौन बनाएगा. सो बेनेगल नरसिंह राव वाज द ऑब्वियस चॉइस, बिकॉज बेनेगल नरसिंह राव बहुत एरुडाइट आदमी थे. अरविंद इलेंगोवन का एक किताब है बेनेगल नरसिंह राव के ऊपर, एकेडमिक एक किताब है, तो उसको सबको पढ़ना. मैं यहाँ एक बात और जुड़ता हूँ, वो इकलौती किताब है. सबसे दुखद बात यही है कि जो व्यक्ति हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर रहे उन पर एक जो किताब सर ने बताई सो सर एकमात्र ही किताब है. दैट्स राइट. और बेनेगल नरसिंह राव तो उस टाइम पे एक पूरा वर्ल्ड टूर किए. अमेरिका में जाके सुप्रीम कोर्ट जजेस से मिले, आयरलैंड में जाके उसके प्राइम मिनिस्टर एमन डेवलेयर से मिले, बहुत सारे लोगों से मिले पूरा दुनिया भर, और सब एक्सपीरियंसेस लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट ड्राफ्ट उन्होंने बनाए. पहला जो फर्स्ट है, जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ढांचा उन्होंने बनाया. और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ वो पूरी तरह से एकदम जानकार थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बिकेम द बेस ड्राफ्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये थे बेनेगल नरसिंह राव, और उनके भाई थे एक्चुअली, जस्ट एक क्यूरियोसिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, शिवा राव जी. और शिवा राव जी एक 6 वॉल्यूम की किताब लिखे हैं, फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर किसी को प्राइमरी डॉक्यूमेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये शिवा राव जी की किताब फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन 6 वॉल्यूम में मिलती है, देखिएगा ज़रूर. दूसरी बात है SN मुखर्जी. SN मुखर्जी एक्चुअली, मैं ये बुक पर रिसर्च करने से पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था SN मुखर्जी के बारे में. SN मुखर्जी वाज, अम्बेडकर काफ़ी बार कह चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, SN मुखर्जी इज कोट द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ये बात कह रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कह रहे हैं, बिकॉज ड्राफ्टिंग कमेटी एंड एक्चुअली अम्बेडकर है. हाँ, सो ड्राफ्टिंग कमेटी ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टर्म ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो इसलिए हमें लगता है कि वो सारे प्रोविजन उन्होंने ड्राफ्ट की, बट एक्चुअली फर्स्ट ड्राफ्ट पहले हो चुकी थी जो BN राव ने की थी. सेकेंड, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब
बहुत सारे कमिटीज़ थे, तो कमेटी के रिपोर्ट आए, तो वो कमेटी के रिपोर्ट कैसे ये ड्राफ्ट में फिट किया जाए, यही ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम था, और कंसेंसस ताकि हो। सो ड्राफ्टिंग कमेटी को हम एक्चुअली रिवाइजिंग एंड एडिटिंग कमेटी टाइप की बोल सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली वही उनका मेन काम था। बट एस.एन. मुखर्जी वॉज द टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन। एक्चुअली ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 वकील थे, अम्बेडकर जी थे, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, देवी प्रसाद खैतान, बहुत सारे वकील थे। बट एक्चुअल जो ड्राफ्टिंग की काम है ना, वो एक्चुअली वकीलों की काम नहीं है। मैं वकील हूँ, मैं खुद कह सकता हूँ कि ड्राफ्टिंग का काम एक टेक्निकल काम है जो लीगल ड्राफ्ट्समैन करते हैं, और लीगल ड्राफ्ट्समैन का एक काडर होता है, अभी भी होता है एक्चुअली, इंडियन लीगल सर्विस होती है, वो एक ड्राफ्टिंग का काडर होता है। सो एस.एन. मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरी के 2 सवाल पर जाने से पहले एक घटना और आपसे मैं चाहता हूँ उस पर आप प्रकाश डालें। 1935 एक्ट को जब डिफेंड किया जाता है तो ये कहा जाता है कि चूंकि वो ब्रिटिश राज्यों के और माफ कीजिएगा, वो ब्रिटिश राज्य के हित के समर्थन के लिए लाया गया था, और 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसके बाद से हमारा जो संविधान बना उसमें से हमने बहुत कुछ लिया भी, तो वो अपने हितों के हिसाब से लिया। दूसरा, आपकी किताब से मैंने ये जाना कि 1935 एक्ट को डिनाउंस कर रहे थे हमारे उस वक्त के जो बहुत सारे लीडर्स थे, और वही 47 में जाकर के करीबन आई थिंक 200 से ऊपर आर्टिकल है जो बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप के चेंज के बिना भी डायरेक्ट कट टू कट लिए गए हैं। तो ये जो चेंज है पिछले 15 सालों का, ये कैसे आया फिर? देखिए, 1935 एक्ट जब आई तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये एक चार्टर ऑफ स्लेवरी है। Those were his words, it is a charter of slavery। क्योंकि हमारी मांग थी पूर्ण स्वराज की, हमें मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें थोड़ा सा इलेक्शंस होंगे पर गवर्नर जनरल को नहीं हटाया गया, अल्टीमेट पावर्स उनके पास थी, और गवर्नर जनरल को अगर लगे कि कोई राज्य ठीक तरह से गवर्न नहीं हुए तो वो पावर खुद वापस ले सकते हैं। ये प्रोविज़न आपको पता होगा, ये एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी है, आर्टिकल 356, हम कहते हैं इसको प्रेसिडेंट्स रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहती थी इसको गवर्नर जनरल्स रूल और वाइस रॉयज रूल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो उस टाइम पे हम सहमत, फ्रीडम फाइटर्स बिल्कुल सहमत नहीं थे, बट प्रैक्टिकल कारणों के लिए वो डिसाइड किए कि नहीं, चलो उनके साथ चलते हैं, लेट्स गो अलॉन्ग विद द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम आई तब देखिए, हमारे पास क्लीन स्लेट अगर होता, अगर हम अब जीरो से शुरू करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता, रिबूट करके बिल्कुल बहुत टाइम लग जाता। और गांधी जी का यही कहना था, गांधी जी उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत बात करते थे, बट वो 19 जब इंडिया वापस लौटे उस टाइम, हाँ, वो जगजीवन राम गए हैं आश्रम में, उनसे कह रहे हैं कि मेरा जंतर लेके चले जाओ, जब बनाओ तो उसको ध्यान रख लेना। एग्जैक्टली। सो टुवर्ड्स द एंड गांधी जी एक्चुअली उनकी पूरी सोच ऐसे एक दूसरी तरह दूसरी साइड में चली गई, कि सोचे कि देश को कैसे आदमी खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और खुद अगर आदमी बेटर हो जाएगा तो स्टेट भी बेटर हो जाएगा, नेशन भी बेटर हो जाएगा। पर गांधी जी का मानना ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, और वो है कंसेंसस की, कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनना है उसकी प्रोविजंस जो भी हो कंसेंसस होनी चाहिए। तो इसलिए गांधी जी को लगा, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वैसे राजेंद्र प्रसाद हो या अम्बेडकर जी हो या फिर जो भी बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को लगा कि वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सबकी सम्मति हो। तो इसलिए कैसे किस कॉन्स्टिट्यूशन पे सबकी सम्मति होगी, जिसके बारे में लोग जानते हैं, जिसके चला आ रहा है, जो पहले है। और वो क्या था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम चेंज करेंगे टू मेक इट रेलेवेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, बट वो बेसिक ढांचा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की होगी, बिकॉज उसमें सबकी सहमति थी। तो इसलिए एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है केंगल हनुमंतैया की, हाँ, कि हमने वीणा और सितार का स्वर मांगा था तो अंग्रेजी का बैंड हमको मिल गया है। केंगल हनुमंतैया गांधीयन थे, तो ये गांधीयन लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो बहुत एक कैच 22 सिचुएशन में पड़ गए, कि उनको सुनना था एक्चुअली समथिंग इंडियन, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो, जिसमें ड्यूटीज़ की बारे में ज़्यादा बात हो, बट क्या मिला, बेसिकली वी गॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पर मैं इसमें बात कह रहा हूँ, इसमें गांधी जो ऑद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, मतलब AUDH वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और गांधी ने अपने हिसाब से बनाया था। वो बाद में जाकर के गांधी भी उसमें बहुत रिट्रीट नहीं कर रहे हैं कि संविधान को आप शामिल कर लीजिए। देखिए, गांधी जी को पता था जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जिक्र कर रहे हो, औंध 1937 में बना था। वो औंध जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें 75,000 लोग थे। गांधी जी को पता था कि 75,000 लोग, और यहाँ पे इंडिया में तब
पॉपुलेशन आबादी थी अबाउट 33 करोड़। सो पता था कि जो 75,000 में लागू है वो 33 करोड़ में कभी लागू नहीं हो सकती। ये एक्चुअली देश इसके लिए रेडी नहीं है। कभी हो सकती है, शायद 200 साल बाद हो सकती है, पर अभी देश इसके लिए एक रेडिकल आइडिया के लिए रेडी नहीं है। पर वो आउन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, कैसे एक छोटा सा राज्य, पर वहाँ पे कोई न्यायाधीश नहीं थी, वहाँ पे कोई न्याय व्यवस्था जो थी वो एकदम पंचायत की थी, वो वहाँ पे जो राइट्स थी वो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ थी, और ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम एक्चुअली हमारे लीगल थिंकिंग में इसको कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं कहते, इसको कहते हैं कुछ चार्टर टाइप के बोलेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन। सुंदर बातें कलेक्ट करके रख ली हैं। बट चला वो 10 साल, एक्चुअली उस पर एक अच्छा खिताब भी है, वो 10 साल से ठीक ठाक चला। हाँ, एक चीज नहीं चल पाई, इस पर बात करनी है। 1940 के दशक में ही सावरकर की हिंदू महासभा एक संविधान बना रही थी, और उस संविधान में आपकी किताब में पूरी बहुत तफसील से इसमें लिखा गया है, और कम से कम मेरे लिए पहली किताब थी जहां से मैंने ये जानकारी कलेक्ट करी है। आप ये कह रहे हैं कि उस संविधान में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही थी। आप ये कह रहे हैं अपनी किताब में कि उस वाले संविधान में वो भी उतना ही कॉलोनियल था जितना ये था। तो एक तो ये दोनों बातें बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, ये कैसे हुआ? और उस संविधान के बारे में बताइए, हिंदू महासभा क्या थी उसको थोड़ा बताइए, और वो उसकी डिबेट डिस्कशन कैसा था वो सब बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। नहीं, पहली बात ये है दीपक कि ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए कि उस टाइम पे हमारे ज़्यादातर सब फ्रीडम फाइटर तो नहीं बोलूँगा, पर ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर को लगता था कि हम अंग्रेज़ों से क्या ले सकते हैं, उसके कानून व्यवस्था से क्या ले सकते हैं जो देश के हित में होगा। तो हमें लगता था कि दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि यही एक्चुअली हमें एस्पायर करना चाहिए। किसी किस्म का कोई हेजिटेंसी थी क्या कि हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में क्रॉस नहीं करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली हेजिटेशन थी, और हम सब में होती है। अगर हम आज हम वकील हैं तो हम प्रीसीडेंट्स क्यों साइट करते हैं कि पहले ये हो चुका है, पहले ये हो चुका है। कोई वो पूछता है कि, तो पहले पूछता है कि कहीं बताओ दुनिया में कहीं और ये हुआ है कि नहीं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी है, ये तो नॉर्मल ह्यूमन सेंटिमेंट है। तो सावरकर भी एज ए वाज लुकिंग एट अदर कॉन्स्टिट्यूशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सी कि क्या मिल सकता है। जैसे ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या था? उसका कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ही था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट। अच्छा, वो भारत में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? नहीं, हिंदू महासभा फर्स्ट यूज द वर्ड हिंदुस्तान, और उसमें सावरकर की किताब में एक्चुअली वो क्लियरली लिखा है कि इंडिया तो ये अंग्रेज शब्द है, तो इंडिया तो कोई यूज ही नहीं कर पाता है। भारत वो बोलता है कि भारत में एक्चुअली भारत का ये रेलेवेंस, वो भारत नहीं बोलता है, भारतवर्ष बोलते हैं, बट ये भारतवर्ष शब्द जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की शब्द है। जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो है हिंदुस्तान, इसलिए क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारी जो सभ्यता है ये नदी के ऊपर बेस्ड है, मतलब सिंधु नदी के ऊपर। तो सिंधु नदी के ऊपर बेस्ड जो सभ्यता है, ये नदी के साथ जो नाता है हमारा, यही बरकरार रहेगा अगर हम हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किए तो ये सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे यूज़ हिंदुस्तान। बट ये दिलचस्पी के बात हिंदुस्तान नहीं है, दिलचस्पी के बात है फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट शब्द कहाँ से आता है? ये फ्री स्टेट शब्द आता है आयरलैंड से, बिकॉज आयरलैंड हैड कॉल्ड इटसेल्फ आयरिश फ्री स्टेट। और सावरकर जी को लगा कि आयरलैंड एक देश है जो अंग्रेज़ों को हरा के खुद स्वाधीन और आज़ाद बने 1921-22 उस टाइम 18 to 21 में, खिलाफत का दौर, नॉन कॉपरेशन उस टाइम पे। तो इसलिए आयरलैंड जैसे आयरिश फ्री स्टेट है, हम भी हिंदुस्तान फ्री स्टेट होंगे। तो ये इसमें मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है कि ये एक कॉलोनियल टाइप की चिंताधारा थी। और स्टेट रिलीजन पे क्या कहना था? हाँ, और ये दूसरी बात देयर वर 3 चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट में, जो हिंदू महासभा का है, हाँ, जो हिंदू महासभा का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आई थिंक आपके श्रोताओं को इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले मैं एक बात कर लेता हूँ, थोड़ा टेकिंग वन स्टेप बैक। मैं जब ये बुक पब्लिश किया तो लोगों को लगा कि ये बुक का टाइटल है कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि बेसिकली हमारे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हटाओ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को लाओ जिसमें एक हिंदू राष्ट्र हो। स्क्रैपिंग द 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कॉल्ड फॉर हिंदू राष्ट्र, which calls for Hindu Rashtra, which is the fear that a lot of people have with the new constitution. If they read my book, they will realize that I have said nothing of the sort. बट क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं है, मेरा इरादा तो ये नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूँ। और हिंदू महासभा का भी इरादा कभी ऐसा नहीं रहा। और हिंदू महासभा कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज कम आउट ऑफ द संघ परिवार सो फार एज अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। नाउ हिंदू महासभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती थी?
पहला प्रोविजन, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। मतलब सावरकर ये कह रहे हैं कि भारत में किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, पर उसमें भी लिखा नहीं है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पर सावरकर के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था। मतलब क्या है कि द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू राष्ट्र इज शट, कभी नहीं हो सकती इफ द महासभा के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अडॉप्ट करे। सोच रही तो कभी भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। सावरकर कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बन पाएगा, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये पता नहीं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये था। नंबर 1। नंबर 2, इक्वल सिटीजनशिप। हिंदू मुसलमान सब इक्वल सिटीजनशिप, नो लॉ कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मुस्लिम्स फॉर फैक्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम। सेकंड, उसमें स्पेसिफिकली मुस्लिम्स लिखा हुआ था? नहीं, मुस्लिम तो कभी नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, बट इक्वल सिटीजनशिप, ठीक है, इक्वल सिटीजनशिप। और नंबर 3 इज हाउ एवरी माइनॉरिटी हैज द प्रोटेक्शन, कैन प्रोटेक्ट इट्स कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। ठीक है, सो ये तीसरा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की प्रोविजन। सो बेसिक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के प्रोविजन थे, इक्वल सिटीजनशिप। सो ये जो हमारे एक आज के ज़माने में लोगों के दिमाग सोच में ये डर है कि मुस्लिम्स बाकी हिंदू के अलावा बाकियों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा सकता है, बट एटलीस्ट हिंदू महासभा के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई बात नहीं थी, उनकी ऑपोजिट थी एक्चुअली, कि वी विल ऑल बी इक्वल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एंड थर्ड, राज्य की कोई धर्म नहीं होगी। नाउ क्या होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट सावरकर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो संघ परिवार के एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन है जो संघ परिवार के लोगों ने खुद स्वयं लिखे, उसमें भारत की हिंदू राष्ट्र बनने की कोई संभावना नहीं है। एक आखिरी सवाल की तरफ आपकी किताब में ही आपके अपने एपिलॉग में यानी उपसंहार में आप लिखते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन इट इज टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज फॉर इंडिया। भारत के बारे में नए संवैधानिक विचारों की बात करना नए संविधान से कैसे अलग है, और बिल्कुल स्पेसिफिक, एकदम भी अपन वेग नहीं होंगे इसमें, एकदम विद्या माता कसम है अपन को, एकदम स्पेसिफिकली कौन कौन से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज इंश्राइंड होनी चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मैं 3 आइडिया के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है जब हम सोचे कि हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और मजबूत कैसे बनाया जा सकती। ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट जिसकी इरादा थी कि एक 3rd टियर बनाने की, ये 3rd टियर ठीक तरह से नहीं बना, ये थोड़ा सा 2.5 टाइप का टियर बन गया है, 2.5 टियर, बिकॉज उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स है पर लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स बहुत कम है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि 3rd टियर मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। सेकंड चीज़ ये है, ये जो एक गांधी जी की मान थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ के बारे में सोचें। अब ड्यूटीज़ वाली बात आज के ज़माने में प्रधानमंत्री भी बहुत कहते हैं, पर ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, ये गांधी जी कह चुके हैं, सरदार पटेल कह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी कह चुके हैं, और इंदिरा गांधी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लाए भी 42nd अमेंडमेंट में। बट वो 51A वाले फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आए वो एक दूसरे किस्म के फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। वो थे ड्यूटीज़ फ्रॉम द सिटीजन टू द स्टेट, कि आई विल रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये टाइप के ड्यूटी थे। आप कौन सी की मांग कर रहे हैं? तो जो मैं ड्यूटीज जो बारे में बात कर रहा हूँ इज सिटीजन्स टूवर्ड्स ईच अदर। हम जब तक ना हमारे देश को एक सिविक डेमोक्रेसी बनाएंगे, व्हेन वी ओ ड्यूटीज टूवर्ड्स ईच अदर, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेंगी। देश ऐसे नहीं आगे बढ़ती है कि स्टेट कुछ करेगा हमारे लिए और हम देश आगे बढ़ जाएंगे। वी हैव टू बी बेटर सिटीजन्स टूवर्ड्स ईच अदर। आप और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में आप ट्रैफिक के बारे में देखेंगे तो देखेंगे कि कहीं पे भी जगह मिल गया तो अरे मैं तो निकल जाता हूँ, बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। ये जो सोच है ये चेंज करना पड़ेगा। तो ये आइडिया ऑफ ड्यूटीज़, जैसे ये हम आजकल बोलते हैं कर्तव्य, या फिर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बोलते हैं धर्म, इसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। मेरे पास जवाब नहीं है, पर ये सवाल मैं सबको करना चाहता हूँ कि हम कैसे इसके बारे में सोचें, और हम सबको सोचना चाहिए। उतना मैं फ्री करता हूं, सवाल उठाने वाले के पास ही जवाब हो, ये कोई मेरा परमिशन क्या करेगा? सो ड्यूटीज इज नंबर 2, एंड नंबर 3 एज एन जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कि हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ
तब इंपीरियल पुलिस सर्विस थी. इंपीरियल पुलिस सर्विस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ब्रूटैलिटी ऑफ द ब्रिटिश राज. बट हम जब आज़ाद हुए, हम एक बड़ा प्रैग्मेटिक डिसीजन लिए कि इंपीरियल पुलिस सर्विस का नाम बदल दिया, इंडियन पुलिस सर्विस बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 में डाल दिया एज एन ऑल इंडिया सर्विस. नाम बदल गया था. नाम बदल गया, पर नाम बदलने की प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है, ये नई प्रक्रिया तो नहीं है. तो बात यही है कि हमें ये पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है. बिकॉज ये हमारा जो पुलिस फोर्स है, ये पुलिस फोर्स इज नॉट अ फोर्स इन द सर्विस ऑफ द कंट्री. द पुलिस फोर्स इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द सिटीजन, इवोकिंग फियर. हम डरते हैं पुलिस से, और मैं वकील होकर भी कहता हूँ कि मैं भी पुलिस से डरता हूँ. मुझे पुलिस वाले के साथ बात नहीं करनी है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं, ये पब्लिक सर्वेंट है और हम सब नागरिक हैं. अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास. टैगलाइन पुलिस वालों. सो बेसिकली ये इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पावर्स है, जो पुलिस किसी को भी उठा के लेके अंदर कर सकती है, ये हमारा देश अब 75 साल से डेमोक्रेसी है. हम मैच्योर हैं, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. पर देश आगे ऐसे नहीं बढ़ती कि जब नागरिक डरे हुए हो. विश्वास होनी चाहिए, सिटीजन ऑन द स्टेट एंड स्टेट ऑन द सिटीजन. सो ये 3 न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ हमें सोचने चाहिए. इसके बारे में हमें इस जनरेशन में, बिकॉज मुझे लगता है कि हर जनरेशन उसके खुद के लिए सोचना चाहिए, और कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं है. जो 1950 में हमारे हित में था, वो आज शायद नहीं है. कितना ऑब्स्क्योर, कितना रिटेरेंट है, जो बात है. बहरहाल, इसके अंत में उससे पहले ये बात भी यहाँ जोड़ना ज़रूरी है कि भारत के पुलिस वालों पर भी उतना ही दबाव रहता है. 36 घंटों की ड्यूटी करते हैं. उनके पास अपने थानों की जो हालत ख़राब है, सैलरी का है, कभी कभार जो पैसा रिम्बर्समेंट में आता है वो नहीं होता है. तो वो दोनों तरफ से सिटीजन, तो मतलब उस तरह से पुलिस ब्रूटैलिटी जो हमने कोविड के टाइम पर सबसे ज़्यादा देखी है, उसके साथ पुलिस वालों पर भी बहुत अतिरिक्त प्रेशर है. ऑन दैट नोट, आपसे ये किताब ना तो कोई क्रिटिक है, ना ही सेलिब्रेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये किताब एक बेसिक कमेंट्री है, एक विचार है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक जब मैं बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी इज़ नॉट इन दैट डेंजर. तो हम अभी तो इस बात पर बात करेंगे ही. इस किताब को लिखा था ऑर्गेसन गुप्ता ने. कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमने जानने की कोशिश करी कि भारत में अभी किस तरह के संवैधानिक विचार, किस तरह के संवैधानिक सुधार आने चाहिए. मेरे जर्नलिज्म के इन हाउस मेंटर निखिल वात ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि सरल से सुंदर कभी कुछ नहीं हो सकता. सरल इस भाषा में, जिस भाषा में किताब लिखी गई, सुंदर जिस बातचीत के विचारों के तहत हमने जानने की कोशिश करी कि भारत के संविधान को और बेहतर कैसे कर सकते हो. क्योंकि इसी किताब में भी ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर आई कि इसमें डॉक्टर अम्बेडकर की उनकी ड्राफ्ट्समैनशिप, उनकी लीडरशिप, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटी, उनकी स्कॉलरशिप, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है. बहुत वेनरेट करके बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है. सवाल बस इतना सा है कि क्या भारत के संविधानवाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म है हमारे भारत का, उसको और कैसे बेहतर करने के लिए क्या क्या नए स्टेप्स हो सकते हैं, दशों दिशाओं में से क्या क्या अनचार्टेड टेरिटरी हम क्रॉस कर सकते हैं. अंत में मैं एक चीज़ कहूँ दीपक, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कोई भगवत गीता ना बन जाए. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सीन एज समथिंग टू बी वर्शिप्ड. जबकि भगवत गीता भी सवाल जवाब ही है. अगर वर्शिप भगवत गीता पे सवाल जवाब होना ही चाहिए, पर हमें भगवत गीता का जो कंटेंट है वो तो सवाल जवाब है. कंटेंट तो पूरा ही सवाल जवाब की है. तो मुझे यही लगता है कि आज के ज़माने में अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को रेलेवेंट मानता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एंगेज करे, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करे और कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर बनाए. बेहतर बनाने की तरीका यही है कि उसको वेनरेट मत करो, उसको क्रिटिक करो, उसके साथ एंगेज करो और फिर उसको मेक इट द बेस्ट वर्जन दैट इट कैन बी. अब यही बात मैं हिंदी में बोलूँगा तो कोई फायदा नहीं होगा. इन्होंने बहुत बड़े तरह से उसको कहा है. आप देख रहे थे किताब वाला. सचिन जी ने और जतिन जी ने इसको रिकॉर्ड किया. मेरा नाम था दीपक. टाटा.